एपिसोड नंबर 1603 आप देख रहे हैं राज की बात द्रोणाचार्य के साथ। रियली वांट टू थैंक पारिक ब्रदर जूलर्स रिप्रेजेंटिंग राज की बात द्रोणाचार्य के साथ इन एसोसिएशन विथ क्वालिटी सेल्स क्वालिटी टाइल्स। हमारे आज के जो मेहमान हैं वो एक मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं। पिछले 13 सालों से प्रियदर्शनी जेएल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ा रहे हैं। उसके पहले चंद्रपुर के कॉलेज में पढ़ाते थे, लेकिन जीवन में उन्होंने जो सीखा है वो गणित सीखा है, जो आपके भाग्य को बनाने में एक बहुत प्रबल एक सब्जेक्ट है। और चीजों को कैसे जोड़ सकते हैं, जोड़कर कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये सिखाते हैं प्रोफेसर प्रवीण पंजाबराव भाड़ सर, है ना। चलिए स्वागत करते हैं हम प्रवीण पंजाबराव भट्ट सर का। सर नमस्कार, स्वागत आपका राज की बात में। कैसे हैं सर आप? मैं मस्त हूँ सर, मजे में हूँ। सुपर सर, मैं चाहता हूं कि आप अपनी वो कहानी लोगों को सुनाएं जो शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। सर मैं एक्चुअली एक छोटे से गांव से हूँ। छोटे से गांव से मतलब मेरे पेरेंट्स एक्चुअली भागीमारी नाम के गांव में रहते थे जी। लेकिन मेरे पापा की जॉब थी वो सिलेवारा माइंस में थी, एक्चुअली कोल माइंस में थी। तो जब मैं बड़ा हुआ, मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड में गया, तो मेरे पापा को ऐसा लगा कि उन्होंने मुझे उनके गांव में सिखाना चाहिए, इसलिए उन्होंने मुझे भागीमारी में रखा। और मैंने अपने फर्स्ट स्टैंडर्ड तक से फोर्थ स्टैंडर्ड तक का मेरा जो एजुकेशन है वो मैंने अपने दादाजी के पास किया। वैसे देखा जाए तो मेरे दादाजी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो पहली या दूसरी पढ़े हुए थे, लेकिन मानने की बात यह थी कि उनको पढ़ना आता था उस वक्त, लिखना भी आता था। और जैसे मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ तो मेरे अंदर मैथमेटिक्स की जो रुचि है उन्होंने ही निर्माण की है। वो बचपन में मुझे मैथमेटिक्स के छोटे छोटे जो कैलकुलेशंस है वो सिखाते थे। और उन कैलकुलेशंस में उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे, आपको पता होगा कि पुराने जमाने में कोष्टक करके रहता था जी, ठीक है, कोष्टक करके रहता था। वो कोष्टक में एक्चुअली आपको पता होगा कि एक पाव की, दीड़ की, नीम की ऐसे रहता था जी। तो उसमें अगर पाव की मतलब 1/4 जिसको अपन बोलते हैं जी, नीम की मतलब हाफ, और दीड़ की मतलब 1.5। इनकी जो टेबल्स थे वो टेबल्स उन्होंने मुझे सिखाए थे जी। जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे पाव की मतलब 1 पाव पाव, 2 पाव अर्धा, 3 पाव पावन, 4 पाव 1। तो ये उन्होंने मुझे तब पढ़ाया था। तो मुझे तब से थोड़ा सा मैथमेटिक्स में रुचि आई थी। उसके बाद मैं जब फोर्थ स्टैंडर्ड में हम लोगों ने बोर्ड की एग्जाम दी थी, उस जमाने में बोर्ड की एग्जाम होती थी। उस वक्त बोर्ड में मैं एक्चुअली पूरे जिले में 8th आया था फोर्थ स्टैंडर्ड में। तो हमारे जितने भी रिलेटिव्स थे जो नागपुर में रहते थे, उन्होंने कहा मेरे पापा को कि क्यों नहीं आप नागपुर में शिफ्ट हो जाते हैं जी, प्रवीण काफी मतलब ही स्मार्ट, वो कर सकता है। तो फिर मेरे पापा मेरे एजुकेशन के लिए नागपुर में शिफ्ट हुए जी। और फिर नागपुर में शिफ्ट होने के बाद फिर 5th स्टैंडर्ड में मैंने श्री गजानन महाविद्यालय जो न्यू सूबेदार नागपुर में है, वहाँ पे मैंने एडमिशन, मतलब मेरी एडमिशन कराई। फिर वहाँ पे मैंने अपना एजुकेशन स्टार्ट किया जी। 5th स्टैंडर्ड से लेकर के 10th स्टैंडर्ड तक मैं वहीं पे था जी। ऐसा मैं बोल नहीं सकता कि मैं कुछ बहुत स्मार्ट या बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था। आई वॉज जस्ट लाइक एवरेज स्टूडेंट। पर ठीक है, अच्छा करता था, पढ़ाई वढ़ाई कर लेता था। नागपुर में आने के बाद गांव के एटमॉस्फेयर में और शहर के एटमॉस्फेयर में बहुत फर्क था। वहाँ के टीचिंग में और यहाँ के टीचिंग में बहुत फर्क था जी। वहाँ का जो टीचर रहते थे गांव के, वो स्टूडेंट्स को समझने वाले रहते थे जी। नागपुर में जब आया तो नागपुर के टीचर्स, ऐसा लग रहा था कि मुझे टीचर्स को समझना पड़ रहा है। जैसे गांव में अगर हम जानते हैं तो गांव के उस जमाने में, जब 1990 की बात है, मैंने 1990 में 4th स्टैंडर्ड क्लियर कराया था जी। तो उस वक्त मैं देखता था कि गांव में मैक्सिमम लोग अपने बच्चों को खेती में भेजते थे, स्कूल में भेजने का कोई ऐसा रिवाज नहीं था जी। लेकिन उस वक्त टीचर्स लोग घर घर जाके वो पेरेंट्स को समझाते थे कि आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजो, ठीक है, ये पढ़ेंगे लिखेंगे काफी बड़े बनेंगे। तो फिर वो उस तरीके की रहता था। तो टीचर्स को भी समझ में आता था कि ये बच्चों के अंदर अगर हमने लर्निंग का अगर इंटरेस्ट क्रिएट नहीं किया तो ये बच्चे आज ही छोड़ देंगे जी।
तो उस हिसाब से वो टीचर्स हमको स्टोरी सुना के या फिर कभी गार्डन में बिठा के, क्योंकि स्कूल के पीछे एक छोटा सा गार्डन होता था, वो स्कूल के पीछे में एक जंगल भी है, अभी भी है। उस जंगल में भी कभी कभी हमको लेके जाते थे घुमाने के लिए टीचर्स, तो ऐसे इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता था जी। तो इस तरीके से हम वो तो हो गया, लेकिन 5th स्टैंडर्ड के बाद थोड़ी सी दिक्कत हुई, फिर धीरे धीरे यहाँ के एटमॉस्फेयर के साथ कोप अप किया, तो 10th स्टैंडर्ड तक अच्छा रहा। 10th स्टैंडर्ड के बाद 11th 12th साइंस में किया मैंने अपने विदर्भ बुनियादी कॉलेज से। उसके बाद वीएमवी कॉलेज से बीएससी किया। बी करने का बहुत मन था, लेकिन थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से बी नहीं कर पाया। जब बीएससी किया, उसके बाद एमएससी में मैथमेटिक्स लेना कि फिजिक्स लेना या फिर कंप्यूटर साइंस लेना, ये 3 हमारे सामने ये थे जी। लेकिन मैथमेटिक्स में प्रैक्टिकल नहीं रहता जी। तो प्रैक्टिकल, जैसे मुझे हमेशा लगता है कि प्रैक्टिकल करो तो प्रैक्टिकल के लिए अपने प्रैक्टिकल टीचर्स के पीछे पीछे घूमना पड़ेगा जी। इसके लिए मैं सोचा कि प्रैक्टिकल्स के लिए टीचर्स लोगों के पीछे घूमने से अच्छा है कि एमएससी मैथमेटिक्स में कर लो। फिर पता चला कि नहीं, एमएससी में अगर हम फर्स्ट क्लास आते हैं तो इंजीनियरिंग कॉलेज में एक स्कोप है, टीचर्स बन सकते हैं जी। तो फिर ऐसा लगा कि जो इंजीनियर बनने का सपना वहां पूरा नहीं हो पाया, वो सपना क्यों ना इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा के पूरा किया जाए जी। तो बस वही एक था, इसीलिए फिर एमएससी फर्स्ट क्लास में पास किया। फिर इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन किया। इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन करने के बाद धीरे धीरे जर्नी शुरू हुई। उसके बाद इस कॉलेज में एज ए अपॉइंट हो गया एज ए टीचर करके। उसके बाद अंडर द गाइडेंस ऑफ अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर एम शेंडे सर, प्रिंसिपल सर जी, पीएचडी रजिस्टर्ड हुआ। पीएचडी किया मैंने डॉक्टर लाल सिंह खालसा सर के अंडर मैथमेटिक्स में, और वो पीएचडी भी हो गया। उसके बाद इसलिए यहाँ पे बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी जर्नी रही इस कॉलेज में। कॉलेज का एटमॉस्फेयर काफी अच्छा है, कॉलेज बहुत सपोर्टिव है, एक फैमिली जैसा है, और फैमिली में हमेशा सब लोग खुश होते ही है। कुछ उतार चढ़ाव तो चलते ही रहते हैं, लेकिन सब है फैमिली आखिर। सर कितना जब पीछे पलट कर देखते हैं अपनी इस पूरी की पूरी जर्नी को, जहां पर एक छोटे से गांव से निकलकर आज सर नागपुर शहर के इतने रेप्यूटेड कॉलेज में आप एक प्रोफेसर का काम कर रहे हैं, मैथमेटिक्स बच्चों को सिखा रहे हैं, ऐसा मैथ्स जो उनको जीवन भर याद रखना ही पड़ेगा अगर उनको जीवन में आगे बढ़ना है। तो कितना एंजॉय करते हैं जब अपनी पूरी जर्नी को खुद देखते हैं? सर मैं तो वैसे मैथमेटिक्स को बड़ा एंजॉय करता हूँ सर जी, ठीक है, और मुझे हमेशा लगता है कि मैथमेटिक्स को जब तक हम अपनी जहन में नहीं उतारेंगे तब तक मैथमेटिक्स में मजा नहीं आएगा। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि जब टीचर्स पढ़ा देते हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस या फिर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, तो ऐसा लगता था इसका एप्लीकेशन कहाँ पे, क्यों पढ़ रहे हैं। मार्केट में जाके थोड़ी ना बोलेंगे कि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो, हमको साइमल्टेनियस इक्वेशन दो। हमेशा लगता था कि यार ये क्यों पढ़ रहे हैं, पढ़ने के पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि टीचर्स नहीं बताते थे। लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ कि जब हायर एजुकेशन में आए तो पता चला कि नहीं, इसके एप्लीकेशंस बहुत हैं। मतलब बिना मैथमेटिक्स के हम इवन स्पीड भी कैलकुलेट नहीं कर सकते जी। तो ये सब चीजों के लिए मैथमेटिक्स अहम रोल प्ले करता है, ठीक है, हर चीज के लिए। जहाँ पे हम अगर प्लेन भी अगर टेक ऑफ कर रहा है या लैंड हो रहा है तो कितनी स्पीड से, क्या स्पीड उसकी होनी चाहिए, उसके लिए भी एक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं। जब कोई रॉकेट लॉन्च होता है तो उस वक्त उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, वो भी उसके भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं। तो इन सब को देख के मुझे ऐसा लगता है कि मैथमेटिक्स को अगर हम एप्लीकेशन बेस सिखाए और बच्चों को उसका एप्लीकेशन बताए तो बच्चों को ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, और वही मैं करता हूँ, करने की कोशिश भी पूरी करता हूँ। सर मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग में जो मैथमेटिक्स सिखाई जाती है वो मैथमेटिक्स और जो बच्चे स्कूल और कॉलेज में जो बेसिक लेवल की जो मैथ सीख कर आते हैं, क्या फर्क है? और मैं फर्क समझता हूँ सर, ऐसा नहीं मैं फर्क नहीं समझता, मैं नीव लेवल की बात कर रहा हूँ कि क्या उनके फाउंडेशन में आपको ऐसा लगता है कि एजुकेशन
कि स्टैंडर्ड्स में बदलाव आना चाहिए? मैं फाउंडेशन की बात कर रहा हूँ। सर मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मालूम है क्या इसमें पढ़ाते हैं 5th स्टैंडर्ड हो गया 6th स्टैंडर्ड या जब से बच्चों को समझ में आता है 8th स्टैंडर्ड से, जी तो उनको ये बताना चाहिए कि तुम ये मैथमेटिक्स क्यों पढ़ रहे हो, ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हो, इस सब्जेक्ट के पीछे पढ़ने जो रीजंस हैं। अगर कोई बच्चा मैथमेटिक्स में हो या मैथोलॉजी हो या फिर इंडियन हिस्ट्री हो पढ़ रहा है, तो उस वक्त ये उसको बताना ज़रूरी है कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। अगर ये पढ़ेंगे तो उनके दिमाग में रहेगा कि नहीं इसका हमें आगे एप्लीकेशन है। जैसे आपने पहला सवाल पूछा कि हायर एजुकेशन में और बेसिक लेवल में जो मैथमेटिक्स है, तो मैं ऐसा कहूँगा कि हायर एजुकेशन अगर एक समंदर है, तो वो जो हम 8, 9, 10 स्टैंडर्ड या 5th स्टैंडर्ड से लेकर के 10 स्टैंडर्ड तक जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, वो नदी है, वो रिवर है जो इस समंदर को जोड़ती है। जी। तो मुझे लगता है कि अगर नदी में अगर बहाव अच्छा रहा तो वो भी समंदर के साथ कुछ अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकती है। तो मुझे लगता है वहाँ पे अगर स्ट्रांग अगर हमारी जो फाउंडेशन है अगर वहाँ पे स्ट्रांग रही तो यहाँ पे भी एक अच्छा परफॉर्मेंस हमको मिल सकता है। सर स्टूडेंट्स में क्या बदलाव देखते हैं और स्पेशली उनकी रुचि मैथमेटिक्स को लेकर किस तरीके की होती है? बदलाव तो थोड़ा बहुत है सर। जैसे कि अगर बच्चों का अगर बेसिक बहुत अच्छा है तो वो ये वाले मैथमेटिक्स को भी एंजॉय करते हैं जी। अगर उनका बेसिक अच्छा नहीं है तो फिर मुझे बच्चों की डेप्थ तक जाना पड़ता है कि वो डेप्थ उनका कहाँ तक है। तो उसके लिए फिर कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लेके भी हम लोग उनको उस डेप्थ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। उनको जो बेसिक कंसेप्ट से क्लियर कराते हैं उनके, उसके बाद ये पढ़ाते हैं ताकि उनको उनके अंदर एक इंटरेस्ट क्रिएट हो। और बच्चों के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट होता है जी। उनको अगर कुछ टॉपिक पढ़ा रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे जी। हैं, अगर एक भी बच्चे के चेहरे पे अगर ऐसी शिकन दिखती है तो जी। जैसे बेसिकली मैं जाके पूछता हूँ कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, जी। तो बच्चा समझ जाता है कि नहीं ये मैंने पूछ लेना चाहिए। और टीचर अपने को पर्सनली पूछ रहा है तो पूछ लेता है, तो वो उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो ये एक है फायदा है सर। सर टेक्नोलॉजी किस किस्म से मदद करती है फॉर लर्निंग दिस सब्जेक्ट मोर डीपली? सर मैथमेटिक्स और टेक्नोलॉजी का तो बहुत क्लोज रिलेशन है, हम भी जानते हैं। जैसे आज जो प्रोग्रामिंग है, जो प्रोग्रामिंग की अगर बात करते हैं, आजकल तो पूरा वर्ल्ड ही प्रोग्रामिंग और कोडिंग पे चल रहा है। तो सर आशीष मोड़ सर का इंटरव्यू किया मैंने। हाँ। प्रोग्रामिंग जो मैं नहीं भी समझता था वो भी समझने लगा हूँ बेसिक लेवल पे। जी। तो वो जो प्रोग्रामिंग करने के लिए जो लगता है बेसिक वो मैथमेटिक्स है। वो अगर मैथमेटिक्स बच्चों का स्ट्रांग है तो कुछ भी है। हम लोगों ने सॉफ्टवेयर के नाम, अलग अलग सॉफ्टवेयर के नाम सुने हैं, जैसे मैटलैब हो गया, उसको मैट्रिक्स लेबोरेटरीज बोलते हैं। उसकी मतलब इसका मतलब है कि बच्चों को मैट्रिक्स पता होना चाहिए जी। ठीक है। मैट्रिक्स का मतलब होता है लीनियर अलजेब्रा। अगर हम डेटा साइंस की बात करते हैं तो डेटा साइंस में भी डेटा मतलब क्या बोलते कैलकुलस है, उसके बाद उनको लीनियर अलजेब्रा है, तो ये सब इसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस है, डिफरेंशियल कैलकुलस है। और जिस तरीके से डेटा साइंस बढ़ रहा है, क्योंकि एज फार एज वी नो दैट कि जैसे जैसे ग्रोथ हो रही है वर्ल्ड की, वैसे वैसे डेटा भी बहुत बढ़ रहा है और डेटा की डिमांड भी बहुत बढ़ रही है। तो इस डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए डेटा साइंस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, हमको पता है। तो वो डेटा साइंस को सिंप्लीफाई करने के लिए प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सर। तो मुझे लगता है कि मैथमेटिक्स तो है, बिना मैथमेटिक्स के कुछ नहीं हो सकता सर। एक तरफ ये डीप सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, दूसरी तरफ ये डाइवर्जेंस सोशल मीडिया और आए दिन कुछ ना कुछ जिसकी वजह से एक स्टूडेंट का जो कंसंट्रेशन लेवल है उसका ये जो बाइफर्केशन हो जाता है। सर क्या करें स्टूडेंट्स जिससे वो आपके जैसे मैथ्स को सीखें? देखिए सर, अभी तो रिसोर्सेज बहुत अवेलेबल है। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया कंसंट्रेशन को डाइवर्ट करने के लिए बहुत अहम रोल प्ले करता है, हमको जानते हैं। एब्सोल्युटली सर। लेकिन एट द सेम टाइम सोशल मीडिया हमारे लाइफ ग्रोथ के लिए भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर कभी कोई काम करते वक्त डिप्रेस्ड हैं, तो मैंने आपका इंटरव्यू देख लिया तो मेरा माइंड फ्रेश हो जाएगा। मुझे ऐसा लगेगा नहीं है, मेरा माइंड है, मैं डिप्रेशन से बाहर निकल जाऊंगा और जो मैं अपना काम है वो करूंगा। अगर
हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं 24/7 सोशल मीडिया पे लगा। जी। मुझे मेरे काम को भी अहम इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। अगर मुझे मैथमेटिक्स करना है या मुझे कोई और सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है तो ये सब करके मुझे सोशल मीडिया की तरफ फोकस करना पड़ेगा। जी। पढ़ाई की तरफ पहले फोकस, सोशल मीडिया में तो हम एज ए एंटरटेनमेंट करके देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेकेंडली ये है कि जैसे कोई टॉपिक है जैसे नहीं समझा है तो हम यूट्यूब की हेल्प लेके भी वो टॉपिक समझ सकते हैं। तो सोशल मीडिया का ये भी एक इम्पोर्टेंट क्या बोलते हैं एप्लीकेशन है, हम बोल सकते हैं। केवल फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप पे अगर हम लगे रहेंगे तो हम हमारी प्रगति नहीं करेंगे। ये बच्चों के अंदर हम लोगों ने ही बताना चाहिए कि सोशल मीडिया तुम अपने बेनिफिट के लिए यूज करो, ना कि अपने आप को बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल। सर एक बहुत बड़ा क्रेडिट मैथमेटिक्स के मार्क्स पर जाता है इंजीनियरिंग पास होने के लिए, जो डिग्री वो बहुत कुछ कहती है और उसमें मैथमेटिक्स का एक बहुत बड़ा रोल है। सर क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं? बेस्ट प्रैक्टिसेस तो यही है सर कि मैथमेटिक्स को समझ लो, सॉल्व करो और उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो ये सोचो। क्योंकि जैसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आगे फ्यूचर में होता है, मतलब थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स में होता है। क्योंकि अगर उनका बेसिक अगर अच्छा है तो वहां पे इजीली अप्लाई कर पाएंगे जी। क्योंकि सब्जेक्ट वास्ट ही है, ऐसे नहीं कि सब्जेक्ट वास्ट नहीं है। क्योंकि जब हायर इंजीनियरिंग के टीचर्स पढ़ाएंगे तो वो उतना डेप्थ में नहीं जा पाएंगे जो बेसिक हम उनको दे पाएंगे, क्योंकि वो अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे कि उतना डेप्थ में जाएंगे जी। ठीक है। तो बेसिकली वो डेप्थ समझने के लिए, बच्चों का बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने के लिए मैथमेटिक्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। सर प्रवीण सर को गुस्सा क्यों नहीं आता है? प्रवीण सर को गुस्सा सर नहीं बस ये आता। अखबार में आना बाकी है, बाकी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं सर, प्रवीण सर को गुस्सा नहीं आता ऐसा नहीं है। प्रवीण सर क्लास में बच्चों के सामने गुस्सा होने की एक्टिंग करते हैं, क्योंकि सर अगर एक्टिंग नहीं करेंगे जी तो बच्चों को लगेगा कि सर आपने ये इंटरव्यू में नहीं बोलना था सर। जी। नहीं सर, लेकिन सही है, मैं बच्चों से बहुत कनेक्ट रहता हूँ ठीक है। मैं क्लास में अलग हूँ, क्लास के बाहर अलग हूँ। जी। क्लास में मैं एज अ टीचर हूँ, क्लास के बाहर आई एम देयर फ्रेंड जी। ठीक है। क्योंकि बच्चों के बीच में अगर मेरा अच्छा लिंकिंग नहीं रहा तो वो अपने प्रॉब्लम्स में से शेयर नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सच बात। अगर हो सकता है कि मैं बच्चों को किसी बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, मैंने उसको डांट दिया, बाद में पता चला कि उसका कुछ पर्सनल प्रॉब्लम था जी। तो मुझे बुरा लगेगा। जी। तो ऐसा नहीं है कि मैं डांट देता हूँ, बाद में बाहर आके मैं उनके प्रॉब्लम्स भी समझ लेता हूँ। और इसीलिए बच्चे जब थर्ड ईयर में फाइनल ईयर में जाते हैं तो मेरे साथ बहुत अटैच रहते हैं, मेरे से बात भी करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं सर, अभी 17 साल हो गए हैं इस टीचिंग फील्ड में। जी। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, फॉरेन में भी हैं, कुछ स्टूडेंट्स दूसरे शहरों में भी हैं। खुद होके फोन करके बताते हैं, गुरु पूर्णिमा हो गया या फिर टीचर्स डे के दिन विश भी करते हैं, तो काफी जी। अच्छा लगता है सर। सर ये जो दोहरी जो रोल है, एक तरफ एक टीचर, दूसरी तरफ एक गाइड, फिलोसोफर, अ ईयर टू लिसन, टू हियर आउट। सर ये टीचिंग प्रोफेशन में बहुत कम टीचर्स ये रूट लेते हैं। बाकियों का काम है क्लास में आना, पढ़ाना और जाना। कुछ होते हैं जो क्लास में आते हैं, पढ़ाते हैं और फिर स्टूडेंट्स उनके साथ घुल मिल जाते हैं और फिर जैसे आपने बताया अपनी तकलीफें भी शेयर करते हैं। सर डिफिकल्ट है ये भूमिका प्ले करना? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि ये भूमिका। और क्या ये नीड भी है? सर मुझे लगता है कि बच्चों के प्रॉब्लम समझना ज्यादा जरूरी है आज के डेट में। क्योंकि आपने जैसे बोला कि सोशल मीडिया उनको बहुत डाइवर्ट कर रहा है। जी। करता ही है सर जी। और जब एक वक्त तक अगर उन्होंने अपने आप को इस सोशल मीडिया में इन्वॉल्व कर लिया तो जब वक्त आता है पढ़ाई का तो वो पैनिक हो जाते हैं। उनको लगता है इतना सारा मटेरियल है मेरे पास, मैं पढ़ाई कब करूंगा। उस वक्त उनको हम लोगों ने मोटिवेट करना ज्यादा जरूरी है। जी। उनको बोलना जरूरी है कि जितना कर सकता पहले उतना तो कर ले, पहले मिनिमम रिक्वायरमेंट तो कंप्लीट कर ले जी। उसके बाद स्कोरिंग की तरफ है, फिर आगे क्या करना है। और उसके बाद उनको मोटिवेट भी करना जरूरी है सर। मोटिवेशनल जैसे क्लास में कभी कभी मैं एक आध मोटिवेशनल स्टोरी भी बता देता हूँ ताकि बच्चे उससे थोड़ा सा कुछ सीख ले। हाँ, कभी कभी मैं उनको ये भी बोल देता हूँ, इनडायरेक्टली भी बोलता हूँ, क्योंकि बोलना जरूरी होता है सर। टीचर्स ने ये बोलना जरूरी होता है। टीचर्स ने
थोड़ा सा बच्चों को मोटिवेट करना भी जरूरी होता है। सर आप बच्चों को इंस्पायर करते हैं, आपको कौन इंस्पायर करता है? सर मेरे आजू बाजू का जो एटमॉस्फेयर है, कॉलेज खुद एक इंस्पिरेशन है। आप देखो यहाँ पे आपने जितने भी लोगों की इंटरव्यू किए होंगे, आप लोगों को आपने देखा होगा कि सबके चेहरे पे एक स्माइल है जी। क्यों स्माइल है सर? क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर एक हैप्पी एटमॉस्फेयर है जी। ठीक है। तो ये है फिर से मेरे घर में जो एटमॉस्फेयर रहा है, जैसे मेरे घर के लोग वारकरी संप्रदाय से बिलोंग करते हैं जी। तो संत ज्ञानेश्वर जी से लेकर के अभी तक तो सबके संतों का जो वांग्मय है हमारे घर में चलते ही आ रहा है जी। उसके बाद रीडिंग जो है मैंने उनके अलग अलग जो संत ज्ञानेश्वर जी की पूरी स्टोरी पढ़ी है, संत तुकाराम जी की पूरी स्टोरी पढ़ी है, नामदेव जी की स्टोरी, संत नामदेव की पूरी स्टोरी सुनी है। तो ये सब, और बचपन में मैं अपनी मम्मी के साथ ये जो मराठी कीर्तन होते हैं वो सुनने के लिए जाता था। तो अभी भी सुनता हूँ। अभी तो आपको भी पता है जी मराठी पे भी आता है, जी टॉकीज पे आता है, तो वो भी कभी कभी सुन लेता हूँ। तो सर वो बड़ा अच्छा मोटिवेशनल रहता है, वो अपने को इंस्पायर करता है बहुत सारी चीजों में अपनाने। अगर फ्रस्ट्रेटेड है, डिप्रेस्ड है, तो वो अपने को उससे थोड़ा सा लाइटनिंग मिल जाता है। सर मैं ऐसे प्रोफेसर्स का भी मैंने इंटरव्यू किया है जिन्होंने अपने करियर और अपनी जिंदगी के 40 साल एजुकेशन को दिया, एजुकेशन फ्रेटर्निटी को दिया। उनका जीवन पूरा स्टूडेंट्स के लिए समर्पित था। सर आप अपना आने वाला वक्त किस तरह से देखते हैं? व्हाट्स द फ्यूचर प्लान? सर मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं पे भी रहूं, किसी भी हालत में रहूं, बट बस मैं कहीं पे भी रहूं और मेरे स्टूडेंट ने मुझे देख लिया तो बस मेरी एक ही इच्छा है, एक ही तमन्ना है कि वो मेरे पास आके सिर्फ इतना पूछे कि साहब कैसे हैं, तो सर मैं खुश हो जाऊंगा। बाकी तो पढ़ाना है हमेशा। हाँ सर पढ़ाना है, पढ़ाना तो सर पैशन है, वो तो मेरा पैशन है, मुझे पढ़ाने में बड़ी खुशी मिलती है सर। मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो नहीं जी पाऊंगा सर। सर आप हमेशा पढ़ाते रहें, क्योंकि पढ़ाते रहेंगे तो आप जिंदा रहेंगे। लेकिन सर जो मैं इट्स रियली एन ऑनर सर स्पीकिंग टू अ जेंटलमैन लाइक यू, जो सर ये बात को समझते हैं कि स्टूडेंट्स को क्लास के अंदर नहीं क्लास के बाहर भी जरूरत है। और जब आप ये पूरा ये जो बैलेंस है, ये जो आप क्रिएट करके चल रहे हैं अपने जीवन में, ये अमेजिंग बैलेंस है सर। दिस इज ग्रेट मैथमेटिक्स एंड यू आर अ ग्रेट मैथमेटिशियन। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमें इंस्पायर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। Amazing. I think it is a great day for me because I'm meeting people who have an amazing journey. एक छोटे से गांव से निकलने के बाद अपने जीवन के 17 साल एक प्रोफेशन को समर्पित करना, बच्चों को मैथमेटिक्स सिखाकर उन्हें जीवन में आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट करना, अपने आप में एक बहुत कुछ कहता है। ये जर्नी बहुत कुछ कहती है। लेकिन एक चीज जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रूप से उभर कर आई है वो वक्त की नजाकत है। और वक्त की जो नजाकत है वो यही है कि स्टूडेंट्स को टीचर्स की जरूरत क्लासरूम में भी है और क्लासरूम के बाहर भी है। दे वॉन्ट अ ईयर टू लिसन, दे हैव पेन। और ये भारत के सामने में, एक देश के सामने में एक बहुत बड़ा सवाल है कि किस तरह से हम इस चैलेंज को बीट आउट करेंगे। क्योंकि कोविड के दौर में जब बच्चे घर से निकल नहीं पा रहे थे, घर के अंदर में जो पबजी चल रहा था, सोशल मीडिया चल रहा था, वो नॉन सोशल होना आज भी स्कूल्स में, मानिए इस बात को कि आज भी स्कूल्स में बच्चे अकेले रहना पसंद कर रहे हैं। इट्स अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। आज भी कॉलेजेस में बच्चे एक दूसरे से कम मोबाइल पे ज्यादा रह रहे हैं। इट्स अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। मैं ये खुद ये शो फेसबुक पे करता हूं, पर मैं अपने शो के माध्यम से लोगों को ये भी पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि आप सोशल मीडिया पर अगर कुछ अच्छा देख रहे हैं, जिससे आप कुछ एक अच्छा सीख रहे हैं, तो वाकई में आप अच्छा कर रहे हैं जीवन में, क्योंकि आपको ज्ञान अर्जित हो रहा है। लेकिन अगर आप उन एंटरटेनमेंट से भरपूर रील्स में अपने आप को बिजी कर रहे हैं, गेम्स में अपने आप को इंडल्ज कर रहे हैं, तो आप आने वाले वक्त में अपने लिए ही बहुत बड़ा एक
अंधेरा कमरा चुन रहे हैं और बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। लेकिन प्रवीण सर जैसे प्रोफेसर्स जब आते हैं तो एक एग्जाम्पल सेट होता है बाकी टीचर्स के लिए भी कि उन्हें भी इस किस्म का एक दोहरा रोल प्ले करना होगा, बिकॉज ज़रूरत सिर्फ पढ़ाने की नहीं है, ज़रूरत समझाने की भी है। जिंदा रहें। जय हिंद।